पश्चिम एशिया और खाड़ी के इलाके में लगी जंग की आग बुझाने के लिए भारत क्या नई पहल करने जा रहा है? क्या नए समीकरणों के बीच अमेरिका और ईरान के बीच बन सकती है बात? कैसे करीब आ रहे हैं सऊदी अरब और ईरान? क्या ईरान और सऊदी अरब के बीच हथियारों की दोस्ती नया रंग लाएगी? हज 2025 से ठीक पहले हो रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सऊदी अरब का यह दौरा क्या गुल खिलाएगा, क्या रंग लाएगा, भारत के लिए क्या कुछ लेकर आएगा? जल्दी से लगाते हैं दूरबीन और देखते हैं इन तमाम सवालों के जवाब। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। हज 2025 शुरू होने वाला है। भारत में वक्फ कानून को लेकर एक सियासी उबाल है, लेकिन इसी सुबह सियासी उबाल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर जा रहे हैं, यानी जहां मक्का मदीना है उस मुल्क के दौरे पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। जद्दा पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 और 23 अप्रैल को, और यह दौरा न केवल भारत और सऊदी अरब के रिश्तों के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा, बल्कि इलाके की सियासत और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्या है इसके मायने, जल्दी से आपको समझाते हैं। लेकिन सबसे पहले यह तस्वीर देख लीजिए, क्योंकि किंग मोहम्मद बिन सलमान जो कि क्राउन प्रिंस हैं और सऊदी अरब के प्रधानमंत्री हैं, उनके निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 और 23 अप्रैल को सऊदी अरब के दौरे पर होंगे। और सऊदी अरब का यह दौरा उनका बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर होंगे। सबसे पहले 2016 में गए, उसके बाद 2019 में गए, जब भारत और सऊदी अरब ने तय किया कि हम अपनी दोस्ती को, अपनी साझेदारी को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में डेवलप करेंगे, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में उसे तब्दील करेंगे। और साथ ही एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप डायलॉग काउंसिल भी बनाई गई, जिसके अंदर अलग अलग चरणों पर बातचीत हो रही है। यहां तक कि भारत और सऊदी अरब अपने सामरिक रिश्तों को, अपने हथियारों के रिश्तों को, अपने रक्षा रिश्तों को भी मजबूत कर रहे हैं। उसी लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह तीसरा दौरा भी कई मायनों में महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, इससे पहले मोहम्मद बिन सलमान और प्रधानमंत्री मोदी की ये हंसती हुई तस्वीरें भारत से भी सामने आ चुकी हैं और साथ ही सऊदी अरब से भी सामने आ चुकी हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि तीसरी बार दोनों नेता एक साथ होंगे। इस मुलाकात के लिए दोनों की मुलाकात हो रही होगी, और ये स्ट्रेटेजिक डायलॉग पार्टनरशिप काउंसिल जो है उसकी ये दूसरी समिट मीटिंग है। 2019 के अंदर ये सिलसिला शुरू हुआ था और उसके बाद अब ये सिलसिला आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। विदेश मंत्रालय क्या कहता है प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को लेकर? एज स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स द टू कंट्रीज शेयर, दोनों देशों के बीच में बहुत ही मजबूत रिश्ते हैं, क्योंकि दोनों देशों के रिश्तों के अंदर न केवल ऊर्जा के संबंध हैं, यानी तेल का रिश्ता है, कारोबार है। भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा तेल या ऊर्जा का आपूर्तिकर्ता सऊदी अरब है। साथ ही सऊदी अरब के अंदर सबसे बड़े निवेशकों में से भारत की भी गिनती होती है। इतना ही नहीं, सऊदी अरब के अंदर अगर किसी एक देश के सबसे ज्यादा लोग रहते हैं तो वो भी भारत है। करीब 2.7 मिलियन यानी करीब 27 लाख भारतीय जो हैं वो सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, वहां की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसीलिए सऊदी अरब के लिए भी भारत महत्वपूर्ण है, भारत के लिए भी सऊदी अरब महत्वपूर्ण है। यहां पर जब दोनों नेता मिलेंगे तो उन दोनों के बीच में क्या बात होगी? पॉलिटिकल बातचीत होगी, डिफेंस के रिश्तों पर बातचीत होगी, सिक्योरिटी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, एजुकेशन, कल्चर और पीपल टू पीपल टाइज। ये सारे वो विषय हैं जिनके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी और किंग मोहम्मद बिन सलमान के बीच में, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच में बातचीत होगी। ये मुलाकात और ये बातचीत दोनों के बीच में कई महत्वपूर्ण समझौते भी होने, ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट, कमिटमेंट्स, ब्रॉडनिंग ऑफ डिफेंस कोऑपरेशन एंड इंटेंसिव हाई लेवल एक्सचेंजेस अक्रॉस सेक्टर, यानी कई क्षेत्रों के अंदर ये बातचीत होगी। ये तो हुई सरकारी भाषा या विज्ञापन की बात या उनकी प्रेस रिलीज की बात, लेकिन इस नक्शे को भी जरा देखिए, क्योंकि मक्का से, पवित्र मक्का से महज कुछ ही दूरी के ऊपर जद्दा के अंदर प्रधानमंत्री मोदी और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की यह मुलाकात हो रही है। इसके क्षेत्रीय मायने भी हैं। क्षेत्रीय मायने जरा इस लिहाज से समझ लीजिए, क्योंकि यह मुलाकात जिस जगह पर हो रही है वो लाल सागर का इलाका है, वो गल्फ ऑफ एडन के पास का इलाका है, और इस इलाके से ही कारोबार जाता है। यहां से गल्फ ऑफ एडन के रास्ते, सुएज कनाल के रास्ते जो है वो भारत का भी कारोबार जाता है। इतना ही नहीं, जो आईमैक
भारत के अंदर हुई G20 की बैठक जो कि सितंबर 2023 में हुई थी, उस बैठक के अंदर जिस आईमैक के बारे में चर्चा हुई थी, जो एग्रीमेंट हुआ था, जिसके अंदर सऊदी अरब भी एक हिस्सेदार है, दस्तखत करता है, अमेरिका उसके अंदर शामिल है, इजराइल उसके अंदर शामिल है, साथ ही भारत उसके अंदर शामिल है। नई दिल्ली में हुई इस समझौते के बाद जो आईमैक बना है, यानी इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि यहां से भारत से संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और उसके बाद जॉर्डन से होते हुए इजराइल के इस हाइफा पोर्ट तक पहुंचना है, उसका काम रुका हुआ है क्योंकि हमास के हमले के बाद से इस पूरे इलाके के अंदर जंग की आग फैली हुई है, अस्थिरता है। भारत की कोशिश है कि एक बार फिर गाड़ी पटरी पर आ सके, अमेरिका भी कोशिश कर रहा है गाड़ी पटरी पर आ सके। यहां पर सऊदी अरब एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सऊदी अरब इसलिए भी बड़ा फैक्टर है क्योंकि सऊदी अरब ने यह साफ कर दिया है कि जब तक इजराइल फिलिस्तीन के लोगों के लिए उनका हक नहीं देता है, तब तक इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। अगर इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते तो वो जो आईमैक जिसकी हम बात कर रहे हैं, IMEC, वो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसका सपना भी अधूरा ही रह सकता है। और ये जो मुलाकात है, इसके अंदर नजरें इस बात के ऊपर भी लगी होंगी कि आखिर जो खिचड़ी पक रही है, उस खिचड़ी के अंदर ये आईमैक वाला घी डल पाएगा या नहीं डल पाएगा, आखिर उसके अंदर क्या चीज़ें आगे होंगी। ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं क्योंकि भारत और सऊदी अरब के बीच में संवाद होता रहा है, मुलाकातें होती रही हैं, बातचीत होती रही है। ये वो तमाम तस्वीरें हैं जो भारत और सऊदी अरब के बीच नज़दीकी संवाद की तस्वीरें हैं। यहाँ आपको विदेश सचिव विक्रम मिस्री नज़र आ रहे हैं, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर नज़र आ रहे हैं, सोहेल अजीज़ जो कि भारत के राजदूत हैं वहाँ पर, उनका भी लगातार संवाद होता रहता है वहाँ पर। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा, हज की 2025 से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा हो रहा है। हज से पहले जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं किरेन रिजिजू, उनका यह बयान महत्वपूर्ण है क्योंकि हज का जो भारत का कोटा है वो 1,75,025 का कोटा है, जो कि सऊदी अरब के द्वारा दिया गया, भारत के हज यात्रियों के लिए दिया गया कोटा है। बड़ा कोटा है ये, लेकिन उसके बावजूद करीब 50,000 का कोटा था जो प्राइवेट ऑपरेटर्स के लिए था, लेकिन उन्होंने अपनी कागजी कार्रवाई जो है वो पूरी नहीं की है, इसलिए ये कोटा तो अटक गया। लेकिन फिर भी भारत की कोशिशों से, सरकार की कोशिशों से करीब 10,000 जो हज का कोटा है, देखिए, गिवन 10,000 हज कोटा, the Saudi Hajj Ministry has given a window and opened the Nusuk portal to the private operators to complete their work based on the current space availability in मीना। यानी मीना के अंदर जो जगह है उसके आधार पर भारत के आग्रह पे ये 10,000 का कोटा और रिलीज किया गया है। यानी 1,075 का जो कोटा है, उस 1,075 के कोटे के साथ साथ ये करीब 10,000 का कोटा जो है वो और अवेलेबल होगा, क्योंकि जो प्राइवेट ऑपरेटर्स के लिए था उन्होंने हालांकि अपनी कागजी कार्रवाई पूरी नहीं की थी, इसलिए ये मामला अटक गया था। भारत सरकार की तरफ से कोशिश की गई, लेकिन आज लौटते हैं इस नक्शे के ऊपर भी जिसका मैं जिक्र कर रहा था। ये इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसका मामला अभी अटका हुआ है, रुका हुआ है, क्योंकि यहां से ये ग्रीस और उसके बाद पूरे यूरोप तक जाने वाला रास्ता है। इस रास्ते को लेकर जो कामकाज था वो इसलिए रुका हुआ है क्योंकि इस इलाके के अंदर झगड़ा लगा हुआ है। लेकिन इस झगड़े के बीच में आज 24 घंटे के भीतर कई महत्वपूर्ण मुलाकातें हुई हैं। उसमें से एक मुलाकात ये मुलाकात है सऊदी अरब के रक्षा मंत्री और ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खamenei के बीच। ये मुलाकात नए समीकरण बनाती है, नए समीकरण दिखाती है कि क्या सऊदी अरब और ईरान, जिनके बीच में लंबे समय तक तल्खी के रिश्ते भी देखने को मिले, सऊदी अरब और ईरान नजदीक आ रहे हैं और न केवल नजदीक आकर डिप्लोमेटिक बातचीत कर रहे हैं, बल्कि अपने डिफेंस रिलेशन को, अपने हथियारों के रिश्ते, अपने सामरिक संबंधों को भी मजबूत करना चाहते हैं। अयातुल्लाह अली खamenei की तरफ से क्या कहा गया है ये जरा देखिए। इमाम खamenei इन एग्रीइंग टू द रिक्वेस्ट ऑफ द सऊदी अरेबियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस फॉर इंक्रीज्ड रिलेशन, यानी रक्षा मंत्री सऊदी अरब ने अपना ईरान भेजा है, तेहरान भेजा है, और तेहरान के अंदर इनकी मुलाकात के साथ साथ क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है, years ago your uncle King Abdullah sat here where you are sitting. I said we believe close relation with Saudi Arab as beneficial. If you believe this too, we can strengthen relation. यानी यदि आप भी मानते हैं कि हमारे रिश्ते मजबूत हो सकते हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं। यानी ईरान की तरफ से भी कहा गया है कि ये रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। ईरान और सऊदी अरब का नज़दीक आना नए समीकरणों को पैदा कर सकता है। ये सारे समीकरण बन रहे हैं, लेकिन एक समीकरण जो है, ये देखिए, एक तरफ तेहरान के अंदर मीटिंग हो रही थी, दूसरी तरफ सऊदी अरब के अंदर, रियाद के अंदर भी मीटिंग हो रही थी। रियाद की ये मीटिंग है, साथ ही रियाद के अंदर ईरान के जो विदेश राज्य मंत्री हैं, कह सकते हैं आप, वाहिद जलालजादे,
उनके साथ में एक बड़ा डेलीगेशन सऊदी अरब पहुंचा था, उनकी भी मुलाकात हुई है। लेकिन सऊदी अरब के साथ में यहां पर ईरान के रिश्तों की बात तो हो ही रही है, लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण मुलाकात जो है वो सबसे पहले जो ईरान के विदेश मंत्री हैं अगरची, उनकी मुलाकात होती है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से, और उसके ठीक बाद उनकी मुलाकात रोम के अंदर होती है स्टीव विटकॉफ से। ये दूसरे लेवल की बातचीत थी जो कि अमेरिका और ईरान के बीच में हुई है न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, यानी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर ये मुलाकात भी हुई है, जिसको लेकर ये जो बयान आया है ये ओमान का बयान है। आप देखिए, ओमान और रूस, इनकी भूमिका को लेकर पहले ही कहा गया था कि इनके माध्यम से बातचीत होगी। सऊदी अरब इस पूरे मामले को देख रहा है, इसलिए वो भी ईरान के साथ एंगेज कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका भी ईरान के साथ एंगेज कर रहा है, ईरान के साथ बातचीत कर रहा है। लेकिन ये सारी जो बातचीत अमेरिका और ईरान के बीच में हो रही है, ये बातचीत मध्यस्थों के सहारे से हो रही है, जिसके अंदर बड़ी भूमिका ओमान की तरफ से निभाई जा रही है। ओमान के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि ओमान का जो दूतावास है वहां पर, जो कि रोम में मौजूद है, क्योंकि जेडी वैंस जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं वो रोम के दौरे पर हैं, और इसी दौरान साइडलाइंस के ऊपर ये महत्वपूर्ण मुलाकात हुई, और ये बैक टू बैक मुलाकातें हो रही हैं, जल्दी जल्दी मुलाकातें हो रही हैं अमेरिका और ईरान के बीच में। और ये मुलाकातें जो हैं वो एक नया समीकरण बना सकती हैं, लेकिन नए समीकरण को लेकर बहुत सारी चर्चा इजिप्ट और कतर की तरफ से भी चल रही है, क्योंक61 जो असली मामला है, जो सारा मसला है, वो है गाजा को लेकर। क्योंकि गाजा के अंदर टेंशन को चलते चलते, लड़ाई को चलते चलते 561 दिन हो चुके हैं अभी तक। 561 दिन से ये जंग जारी है, और इस जंग के बीच में जो आंकड़े आ रहे हैं वो आंकड़े डराने वाले भी हैं, चौंकाने वाले भी हैं। क्योंकि UNRWA क्या कह रहा है गाजा के हालात को लेकर, अब से कुछ देर पहले ये जो ताज़ा अपडेट आया है, देखिए 1 घंटे पहले का ये अपडेट है, जो कहता है कि करीब बीते 1.5 साल से गाजा के इलाके के अंदर जंग जारी है, जिसमें करीब कम से कम 51,000 फलस्तीनी जो है वो मारे गए हैं। करीब 19 लाख लोग जो हैं वो अपने घरों से बेघर हो गए हैं, और कई बार हो गए हैं, मल्टीपल टाइम्स हुए हैं। नियरली 7 वीक्स ऑफ सीज ब्लॉकिंग एंट्री ऑफ एड, यानी 7 हफ्ते से जो है वो मदद नहीं पहुंच पा रही। और ये कोई राजनीतिक बयान नहीं है, जब बल्कि ये UNRWA का बयान है, यानी ये संयुक्त राष्ट्र संघ की वो संस्था है जो कि गाजा के इलाके के अंदर फ़लस्तीनी रेफ्यूजीज के लिए, जो शरणार्थी हैं, उनकी मदद के लिए काम करती है। उसकी तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए हैं। ये चिंता के हालात बताते हैं, खासतौर पर गाजा के इलाके के अंदर। और इसीलिए ये जो बैठकों का दौर चल रहा है, चाहे तेहरान में चले, चाहे वो ओमान में चले, चाहे रोम में चले, ये वो तस्वीर है। ईरान की न्यूज़ एजेंसी है इरना, उसकी तरफ से तस्वीर जारी की गई है, जो स्टीव विटकॉफ हैं, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष प्रतिनिधि हैं, खासतौर पर मिडिल ईस्ट के मामलों को लेकर वो भी मुलाकातें कर रहे हैं। और ये सैयद अब्बास अगराची हैं, जो कि विदेश मंत्री हैं ईरान के। उनके बीच में ये मुलाकात जो है ये बड़ी महत्वपूर्ण मुलाकात थी, क्योंकि जो न्यूक्लियर टेंशन चल रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में, क्या उसके अंदर समाधान का रास्ता निकल पाएगा? ईरान क्या अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर ब्रेक लगाने जा रहा है? अगर वो ब्रेक लगाने जा रहा है तो नया समझौता, नया फॉर्मूला क्या मिलेगा, क्या निकलेगा इसके अंदर से, और ईरान को इसके बदले में क्या मिलेगा, ईरान क्या लेना चाहेगा? ये वो तमाम सवाल हैं जो इन मुलाकातों को लेकर लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि यहां पर सबकी नजरें लगी हुई हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। क्योंकि ट्रंप कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, लेकिन अभी तक वो जिन कवायदों में लगे हुए नजर आ रहे हैं उसमें टेंशन कम करने का ये एक बड़ा पड़ाव हो सकता है। अगर ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत का गलियारा निकल सकता है तो उससे बहुत सारी कड़ियां सुलझ जाएंगी। कड़ियां कहां की सुलझेंगी, जरा जल्दी से इस नक्शे के ऊपर देख लीजिए। क्योंकि ईरान, ये ईरान है, इस ईरान का जो इन्फ्लुएंस है वो इराक के कुछ शिया गुटों के ऊपर है, इसके अलावा सीरिया के कुछ शिया गुटों के ऊपर है, इसके अलावा लेबनान के हिजबुल्लाह के ऊपर है, साथ ही गाजा के इलाके के अंदर जो हमास है उसके ऊपर है, इसके अलावा यमन के अंदर जो हूथी हैं उनके ऊपर ईरान का इन्फ्लुएंस है। यानी अमेरिका और ईरान के बीच में यदि समझौता हो जाता है, बात हो जाती है, तो यहाँ से जितनी आग लगी हुई है वो सारी जगह जो है वहाँ पर ब्रेक लग सकता है, कुछ सुकून मिल सकता है, कुछ राहत हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो वो जो रास्ता जिसके हम जिक्र कर रहे थे, वो जो आईमैक जो कि यहाँ से सीधे यहाँ तक पहुँचता है, उसके लिए रास्ता आसान हो सकता है। क्योंकि अमेरिका एक काम ज़रूर कर रहा है, ख़ासतौर पर इस इलाके के अंदर अमेरिका लगातार बमबारी कर रहा है। यमन के अंदर हूथियों के खिलाफ
और हूथियों के खिलाफ अमेरिका के इस ऑपरेशन के साथ साथ यहां पर कोशिश हो रही है कि जो गल्फ ऑफ एडन है, क्योंकि ये वो समुद्री रास्ते हैं जहां से ऊर्जा का कारोबार भी जाता है, साथ ही यहां से सामान जाता है यूरोप के लिए। ये सप्लाई लाइन है, ये दुनिया के कई देशों के लिए, भारत समेत कई देशों के लिए ये एनर्जी की सप्लाई लाइन है। तो इन दोनों ही सप्लाई लाइंस को सुरक्षित रखना बड़ी जिम्मेदारी है। भारत भी इस इलाके के अंदर अपने नौसेना की तैनाती करता रहता है, खासतौर पर गल्फ ऑफ एडन के इलाके में, क्योंकि ये पायरेसी का भी इलाका रहा है। इस लिहाज से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस पूरे अरब पेनिनसुला के अंदर शांति के लिए भारत क्या कर सकता है, कितनी फोर्सेस हम लगा सकते हैं। यहाँ पर जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये भी मत भूलिए कि ये पूरा इलाका जो है वो इंडियन ओशन का इलाका आता है, यानी इस पूरे इलाके के अंदर अगर किसी नौसेना का सबसे बड़ा दबदबा है तो वो भारत का दबदबा है। इसीलिए भारत यहां पर बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसके लिए भी इसके संकेत आपको प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के अंदर मिल सकते हैं। कई लिहाज से ये महत्वपूर्ण होगा, साथ ही ऊर्जा सहयोग के लिहाज से ये महत्वपूर्ण होगा। सऊदी अरब का निवेश भारत के अंदर बढ़ सके, इस लिहाज से ये महत्वपूर्ण होगा। साथ ही बहुत सारे भारतीयों को बहुत सारी परेशानियों का सामना सऊदी अरब में करना पड़ता है। सऊदी अरब की जेलों के अंदर बड़ी संख्या है भारतीयों की, उनके लिए भी कुछ राहत और सुकून लिया जा सके, उनके लिए भी कुछ बचाव का गलियारा निकल सके, क्योंकि एक समझौता हुआ था सऊदी अरब की जेलों के अंदर जो लोग बंद हैं उन लोगों की सजा, वो बाकी सजा भारत के अंदर पूरी कर लें। इसको लेकर भी सऊदी अरब और अमेरिका और भारत के बीच में समझौता जरूर हुआ था, लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं हो पाया है। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से उम्मीद की जा रही है कि उसका भी रास्ता साफ हो सकेगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो एक बड़ी राहत उन लोगों के लिए होगी जो किसी अपराध के सिलसिले के अंदर सऊदी अरब की जेलों के अंदर मौजूद हैं, लेकिन अपने परिवार से, अपने वतन से दूर हैं। उनके लिए भी राहत निकल सकती है। तो कई मायनों में 22 और 23 अप्रैल को होने वाला प्रधानमंत्री मोदी का यह सऊदी अरब का दौरा महत्वपूर्ण होगा। भारत और सऊदी अरब के रिश्तों के लिहाज से, भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिहाज से, भारत के जो लोग सऊदी अरब में काम करते हैं उनके लिहाज से, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी वहां पर सऊदी अरब में एक फैक्ट्री में भी जाएंगे जहां बड़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं, उनके साथ भी उनका संवाद होगा। तो भारत के सऊदी अरब के द्विपक्षीय रिश्तों के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, यानी लोगों के बीच के जो रिश्ते हैं उसके लिहाज से महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एक और महत्व इस यात्रा का है, वो है इस पूरे पश्चिम एशिया के इलाके के अंदर जो शांति की कोशिशें और कवायदें चल रही हैं उसके अंदर भारत भी एक बड़े किरदार के तौर पर वहां खड़ा हो सकता है, भूमिका निभा सकता है। उस लिहाज से भी भारत का संवाद, भारत की बात का वजन महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते अच्छे हैं और इन्हीं अच्छे रिश्तों के बीच में इस इलाके के अंदर अमन की कोशिशों के अंदर भारत की भूमिका भी हो सकती है। आपको क्या लगता है, भारत क्या भूमिका निभा सकता है? साथ ही सऊदी अरब और भारत के रिश्ते यदि बनते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उसके अंदर क्या नए आयाम जोड़ सकते हैं? और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में यह भी बताइएगा कि ये ईरान और सऊदी अरब अगर नजदीक आ जाते हैं तो क्या दुनिया के अंदर एक नया पावर पोल बन सकता है? क्या एक नई इक्वेशन बन सकती है? क्या हो सकती है वो इक्वेशन? आपका प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा कमेंट बॉक्स में। बाकी देश दुनिया की हर खबर के लिए आप जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।